हाय एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे ज्ञानम की लेटेस्ट मैगजीन। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मैगजीन नहीं पहुंची है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास शायद पहुंच गई है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। सो आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर यू। और आपको पता है कि ज्ञानम की मैगजीन में जो है वो सेक्शन वाइज न्यूज़ दी होती हैं, जैसे नेशनल, स्टेट, डिफेंस, स्पोर्ट्स, इस तरह से। सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल द न्यूज़ ऑफ जून, बट सेक्शन वाइज, ठीक है। सो इस वीडियो में हम सिर्फ नेशनल न्यूज कवर करेंगे जून मंथ की। अर्लियर मैंने सोचा था कि मैं सारी ही न्यूज एक ही वीडियो में कवर कर दूं, बट प्रॉब्लम इज कि जब हम न्यूज पढ़ने लगते हैं तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो न्यूज में आ गया वो उस टॉपिक से रिलेटेड कई तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। सो आई ट्राई टू गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते देते वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। सो दैट इज वाई आई हैव डिसाइडेड कि इसमें सिर्फ सेक्शन वाइज हम जो है वो न्यूज कवर करेंगे। और इन द एंड जब हमारे सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे, सो विल कवर दोस जीके बाइट्स, जो एंड में पूरे मंथ की जीके बाइट्स होती है ना, वन लाइनर क्वेश्चंस, उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। ताकि फिर सारी न्यूज जो है वो एक ही वीडियो में रिवाइज हो जाए। क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर कोई भी डाउट रहेगा सो यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ऑलराइट। सो दिस ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये आपने खुद कवर करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रेट्स क्या चल रहे हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि जो रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ है, ये होते क्या है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है, इफ यू वांट टू स्टडी दिस एज वेल, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के, देन नेक्स्ट लेक्चर में आई विल पिक दिस, ठीक है। अभी आज जो है हम नेशनल न्यूज करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। क्लियर? तो फर्स्ट न्यूज है हमारी, फैटल क्लैशेस रिपोर्टेड इन गलवन वैली। ऑब्वियसली ये न्यूज हम जून से सुन रहे हैं, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ हुआ है गलवन वैली में, वो, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। डायरेक्ट न्यूज तो नहीं आने वाली है पेपर में, ठीक है। सो पहली बात, गलवन वैली हमारे लद्दाख के एरिया में है, और ये जो वैली है ना, इसमें जो रिवर बहती है, ठीक है, वो रिवर है गलवन रिवर, ठीक है। जैसे पार्वती वैली, पार्वती रिवर, ऐसे गलवन वैली, गलवन रिवर, ठीक है। और ये जो गलवन रिवर है ना, ये अक्साई चीन के एरिया में ज्यादा बहती है। अक्साई चीन वो हिस्सा है लद्दाख का जो चाइना के पास है ना। और ये जो रिवर है, ये ज्यादातर इसका पोर्शन चाइना के पास आता है, और इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो भारत के पास है। लेकिन चाइना कह रहा है कि ये सारा ही हमारा है, ठीक है, ये होल दिस पोर्शन इज आर, और इंडिया का नहीं है ये, ठीक है। जबकि इंडिया कह रहा है कि ये ऐसा नहीं है, राइट। दूसरी चीज ये है कि इंडिया जो है वो अपनी साइड पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो कि चाइना अपनी साइड पे ऑलरेडी कर चुका है। और जो चाइना कर चुका है, अब इंडिया कर रहा है, तो वो इंडिया को रोकना चाह रहा है, ठीक है। इससे पहले भी आपने न्यूज सुनी होगी दौलत बेग ओल्डी रोड की, ठीक है। वो जो हम बना रहे थे, वहां पर भी चाइना ने पहले ऑब्स्ट्रक्ट किया, फिर अब गलवन वैली में किया, और जो है वो लद्दाख के अलग एरिया में, जैसे पैंगोंग के एरिया है, वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ एरियाज हमारी एलएसी के ऊपर, ठीक है। एलओसी इज विद पाकिस्तान, एलएसी इज विद चाइना, ठीक है। तो वहां पे इंडिया जो है, चाइना जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए वैली के बारे में, आपको पता होना चाहिए रिवर के बारे में। अब सिर्फ गैल्वन रिवर ही नहीं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये किसकी ट्रिब्यूटरी है ना, आगे ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। अब सिर्फ गैल्वन ही नहीं, उस एरिया में, लद्दाख और कश्मीर के एरिया में, आपको बाकी की ट्रिब्यूटरीज भी पता होनी चाहिए इंडस की, है ना। जैसे श्योक हो गई, गिलगिट हो गई, ये भी पता होनी चाहिए। क्लियर? सो ये चीजें जो है वो नॉर्मल है, जो आपको स्टडी करनी है। प्लस यहाँ से आपने ये याद रखना है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ हुआ था, उसमें इंडिया की साइड पे कैजुअलिटी हुई थी, और चाइना की साइड पे भी कैजुअलिटी हुई थी, पर कितनी हुई थी ये हमें नहीं पता। अब ये पेपर में नहीं आने वाला, ये वैसे ही आपने जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज कि क्या 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 चीजें पढ़नी है यहाँ से। एक दौलत बेग ओल्डी रोड का पता याद रखना है, ठीक है। दौलत बेग ओल्डी रोड, सॉरी, ठीक है। दौलत बेग ओल्डी रोड जो है, ये हमारा कराकोरम के पास बन रहा था, ठीक है। और हमारा इंडिया की साइड पे ही बन रहा था, तो वहां पर भी चाइना ने हमें रोका था, और यहाँ गैल्वन वैली में भी चाइना जो है वो हमें रोक रहा है। चाइना को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि चाइना एलएसी को मानता ही नहीं है, ना मैकमोहन लाइन को मानता है, जो चाइना और इंडिया के बीच में। चाइना ये कहता है कि जो मैकमोहन लाइन है ये अंग्रेजों के टाइम पर बनी है, तो ये कॉलोनियल रूल का वो है, वो इसको नहीं मानता, और इसलिए वो हमेशा आगे आगे चलता रहता है। चाइना की पॉलिसी है 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड। पहले तो 2 स्टेप आगे चला जाएगा, फिर 1 स्टेप पीछे हटेगा, पूरे 2 स्टेप पीछे नहीं हटेगा, और 1 स्टेप का एरिया जो है वो कैप्चर करके रखेगा, ठीक है। ये हमेशा से ही चाइना की पॉलिसी रही है। तो पहले जो इंडिया था वो इतना एग्रेसिव नहीं था, इंडिया के पास इतनी वेपन्स नहीं थे, डिफेंसिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, जब पहली बार हमारी वॉर हुई थी चाइना के साथ,
ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नाउ इंडिया हैज वेरी गुड इक्विपमेंट्स, डिफेंस का सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, प्लस वी हैव एक्सपीरियंस, वॉर एक्सपीरियंस है हमारे पास जो चाइना के पास नहीं है, ठीक है। और हमने कई वॉर्स जीती हैं पाकिस्तान से भी, तो इस कारण जो है वो हमारी एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज भारत के पास ये है कि अगर चाइना अटैक करता है तो भारत, इंडिया जो है वो यूएसए को इन्वॉल्व कर सकता है इस चीज में, और यूएसए इन्वॉल्व हो भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चाइना को प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ठीक है। अब थर्ड थिंग, क्या चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला है? उसके भी कई रीजन है। चाइना कर भी सकता है, ठीक है, और अगर चाइना अटैक कर देता है तो इसका नुकसान चाइना को बहुत ज्यादा झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है डायरेक्टली चाइना अटैक ना करे। क्या नुकसान झेलना पड़ेगा? एक तो यही कि यूएसए भी खिलाफ हो जाएगा। इस टाइम पे इंडिया की ग्लोबल पोजीशन भी बहुत अच्छी है, तो बहुत सारी नेशन जो है वो कनेक्ट कर जाएंगे इंडिया के साथ चाइना के अगेंस्ट। बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज, ठीक है, जैसे फिलीपींस हो गई और वियतनाम हो गया और बाकी ब्रुनई हो गया, इन कंट्रीज के साथ भी चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, साउथ चाइना में जापान के साथ भी, तो ये कंट्रीज भी हमारा साथ देंगी, ठीक है। तो चाइना के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, एक तरह से आइसोलेट हो जाएगा चाइना। सेकंड, चाइना जो है वो इंडिया को सीधे फिजिकल लेवल पे वॉर ना करके इकोनॉमिक लेवल पर जो है वो डिफीट करने की कोशिश करेगा। जैसे अभी रिसेंट भी न्यूज सुनी होगी आपने कि इंडिया और ईरान का जो छाबर पोर्ट था जिसको इंडिया डेवलप करने वाला था ईरान में, वहां से इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया है बाय ईरान और चाइना को ले लिया है वहां पे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरिया में भी जो चाइना है, छोटा एरिया नहीं है वैसे, बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए छाबर पोर्ट, पर यहाँ पर भी चाइना जो है वो इंडिया को जो है वो धीरे धीरे डाउन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं हमारे पीसीएस की और यूपीएससी की, ठीक है, जहां पे आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, हो सकता है आपको इसके बारे में पॉइंट्स लिखने पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की एडवांटेज क्या क्या है, चाइना के पास क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। आपने कभी भी एक तरफ नहीं होना है कि सिर्फ उसको एडवांटेज है, सिर्फ इसको, रैशनल होकर सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर है, इंडिया के पास बहुत सारी एडवांटेजेस हैं इस टाइम पर, ठीक है, और चाइना के पास भी हैं कई। तो दोनों चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, और सारी चीजें जो है ये पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली चाइना और इंडिया के बीच में कौन कौन से पॉइंट पर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। ऑल राइट, और ये भी याद रखना है कि 1975 के बाद इस तरह का जो फेस ऑफ हुआ है दोनों के बीच में, वो अभी हुआ है, हुए हैं फेस ऑफ बीच में, बट इस लेवल का नहीं हुआ है जहां पर दोनों तरफ इतनी कैजुअलिटीज हुई, राइट। ऑलराइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। फर्स्ट वर्चुअल समिट हेल्ड विद ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर भी जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है न्यूज, ठीक है। बाकी नॉर्मली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्मल क्लैरिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशन है वो वार्म है, फ्रेंडली है, और वैसे भी ये जो समिट था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये ऑलरेडी डिसाइडेड था, बट ड्यू टू कोविड ऑब्वियसली नहीं हो पाया, है ना। तो वर्चुअली हेल्ड हुआ, जैसे कि यूजुअली अभी हो ही रहा है, हर चीज वर्चुअली, कोई भी मीटिंग है, कोई समिट है, कोई कॉन्फ्रेंस है, वो वर्चुअली हो रही है, ठीक है, राइट। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो सपोर्ट इंडिया, मैं सारी न्यूज नहीं पढ़ रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो सपोर्ट इंडिया डिमांड फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया परमानेंट सीट चाहता है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को सपोर्ट करता है उसमें, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इंडिया ही नहीं चाहता, जर्मनी भी चाहता है, ठीक है, सिर्फ जर्मनी ही नहीं चाहता, जापान भी चाहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो बाकी की कंट्रीज हैं जो कि एक तरह से काफी पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, वो चाहती हैं कि उनको परमानेंट सीट मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, अब देखो नेक्स्ट न्यूज यही है, तो हम इसी पे आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया गॉट इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब आपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुन रखा है ना। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का ही एक पार्ट है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब यूएनएससी जो है इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, टोटल 15, जिसमें से 5 मेंबर जो है वो परमानेंट होते हैं, जिनके पास विटो पावर है, वो हमेशा इस काउंसिल के मेंबर रहेंगे। कौन कौन से हो गए? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, 5 हो गए, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 10 हो गए नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये 10 मेंबर जो होते हैं वो 2 साल के लिए चूज किए जाते हैं, 2 साल, फिर हटा दिए जाते हैं, फिर उनकी जगह कोई और आ जाता है, फिर उनकी जगह कोई और आ जाता है, इस तरह से ना। इंडिया जो है वो यहाँ पर इलेक्ट हुआ है, नॉन परमानेंट मेंबर की सीट पे इलेक्ट हुआ है फॉर 2 years, ठीक है। और पहली बार नहीं हुआ, 8वीं बार हुआ है, ये भी याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन से नंबर की टाइम हुआ, कौन से टाइम हुआ है? 8th टाइम,
Now India has been selected to being a part of United Nations Security Council for 8th time now. ठीक है, 8वीं बार बना है और इंडिया को काफी वोट्स भी मिले हैं. आउट ऑफ 193 184 वोट्स जो है वो इंडिया को मिले हैं. एंड दैट शोज आवर फॉरेन पॉलिसीज कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी जा रही हैं. ठीक है, एंड इंडिया जो है वो इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और इसमें 5 विट्टो नेशन में से 4 विट्टो नेशन हमें सपोर्ट करते हैं. ठीक है, इसका मतलब 5वां विट्टो नेशन चाइना, सिर्फ चाइना नहीं करता सपोर्ट, बाकी चारों जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं. ठीक है, कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट पे आना चाहिए. ठीक है, राइट. तो ये तो हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में. इसके अलावा भी इंडिया जो है वो इंडिया ने हमेशा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया यूनाइटेड नेशन में. 1953 के आसपास की बात है जब विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की. ठीक है, तो वो भारत से थी, वो भारतीय थी, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी थी. और यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे मैटर्स, ठीक है, जैसे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें भारत में से मिसेस हंसा थी जिन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया था. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों में जो है वो भारत ने काफी एक्टिव रोल प्ले किया है. तो भारत का रोल यूनाइटेड नेशन में साइडलाइन नहीं किया जा सकता, काफी इंपॉर्टेंट रोल है. और भारत जो है वो चाहता है कि वो परमानेंट मेंबर बने. इसके लिए वो क्या कहता है, भारत के पास क्या तर्क है वो भी पता होना चाहिए आपको. हो सकता है पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि क्यों भारत को परमानेंट सीट देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. तो पॉइंट्स होने चाहिए कि इंडिया क्या कहता है, वहां पे रखता क्या है उनके सामने, कि वर्ल्ड की कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है. इकोनॉमिकली हमारा देश जो है वो काफी आगे है, पॉपुलेशन वाइज सेकेंड नंबर पे, इकोनॉमिकली देखा जाए तो थर्ड नंबर पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक 4th और 5th नंबर पर. ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं. जब भारत इतनी सारी चीजों में आ गया है तो व्हाई नॉट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्यों नहीं मिलती है भारत को वो सीट. ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना है. क्लियर. पर फिलहाल ये न्यूज क्या थी, मेन क्रक्स क्या था न्यूज का, कि भारत 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है. ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ गया तो ये पूछ सकते हैं कि बताइए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर में से परमानेंट कितने होते हैं, नॉन परमानेंट कितने होते हैं, तो आपको पता चल गया. ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट न्यूज है हमारी नेशनल रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज, नेशनल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एक्चुअली. ठीक है, तो ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जो भारत में हमारी मिनिस्ट्रीज ने, यूनियन मिनिस्ट्री ने निकाली है. ठीक है, क्या किसने निकाली है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने. सो कौन है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, तो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है. ठीक है, जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, फैमिली वेलफेयर भी है, अर्थ साइंसेस भी उन्हीं के पास है. ठीक है, सो उस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, बनाई है, वो कौन सी है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन. भारत के रीजन में क्लाइमेट चेंज जो है उसकी असेसमेंट पिछली भी की है कि पिछले पूरे 100 साल में कितना चेंज आया है, और आगे की भी बताई है कि अगले 100 साल में, मतलब अभी 2000 चल रहा है, 2100 तक जो है वो क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे. ठीक है, उसका एक ओवरव्यू लगाया. तो वैसे तो ये रिपोर्ट है, अब ये आपको सिर्फ रिपोर्ट के बारे में याद रखना है कि रिपोर्ट इस मिनिस्ट्री ने दी है. बट इफ अगेन अगर कुछ घुमा के पूछ लिया तो हो सकता है रिपोर्ट की मेजर रिकमेंडेशंस के बारे में पूछ लिया जाए. ठीक है, सो रिपोर्ट की मेजर रिकमेंडेशंस जो है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ. ठीक है, जो मेजर सबसे मेन जो रिकमेंडेशन है ना, दैट इज, उन्होंने कहा है कि जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर होगा भारत का, इंडिया की बात की स्पेसिफिकली, वो 2100 तक, मतलब अभी चल रहा है 2020. ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि 2100 तक जो है ये इंक्रीज हो जाएगा बाय 4.4 डिग्री सेल्सियस. याद रखना है. ठीक है, कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है उनकी, रिकमेंडेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन है एक तरह से. ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, एस्टिमेट्स लगाए हैं. ठीक है, कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, बाय 4.4 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. अभी जो चल रही है, मतलब 2100 जब आएगा तब इतना इंक्रीज हो गया होगा. ड्राई स्पेल उन्होंने बोला है कि बढ़ जाएंगे. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसेंट्रेशन है, ग्रीन हाउसेस गैसेस का रिलीज नहीं बोल रही हूँ, रिलीज होगा तभी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, बट उन्होंने कहा कि कुछ एरिया में कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, मे बी अप्रॉक्स 5%. और उन्होंने कहा था कि जो
अभी ये तो हम भारत के बीच की बात कर रहे हैं कि वहां पर 4.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। उन्होंने कहा जो हिंद कुश का रीजन है, आपको पता होगा हिंद कुश कहाँ है, अफगानिस्तान की तरफ को है ना, वो वाला जो रीजन है वहां पे वो कहते हैं कि और भी ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इट माइट रीच टू 5.2%, 5.2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। ठीक है, इतना इंक्रीज हो सकता है हिंद कुश के रीजन में। तो एक छोटा छोटा आइडिया होना चाहिए कि रिपोर्ट में दिया क्या है। ठीक है, राइट। तो असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, ये रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने दी है, मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन है, और इन्होंने ये कोई मेजर रिकमेंडेशंस दी हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है, मूविंग अहेड, अगली न्यूज है हमारी, इंडिया ज्वाइंस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो GPAI है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है काइंड ऑफ। ठीक है, जिसके बहुत सारी कंट्रीज जो है इसके पार्ट हैं, एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, इंडिया, ये जरूर याद रखना है जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ो न्यूज में, ये जरूर देखना है कि इंडिया उसका मेंबर है। अगर उसका मेंबर है तो क्या इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है या इंडिया ने इसे बाद में ज्वाइन किया है। ठीक है, या रीजन देख लो कि इंडिया ने क्यों बाद में ज्वाइन किया होगा। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल लेकिन जो जो GPAI है ना, इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, इंडिया ज्वाइन द लीग ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक इंक्लूडिंग USA, UK, EU, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ऑलमोस्ट सभी हैं एक्सेप्ट चाइना। ये जरूर याद रखना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना नहीं है। UK, USA, रशिया, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन की बाकी सारी कंट्रीज वो सब इसका हिस्सा है, नीचे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सब है हिस्सा, लेकिन चाइना नहीं है। ठीक है, बाय ज्वाइनिंग GPAI, एक्चुअली ये करती क्या है कि ये एक तरह से एक तो बढ़ावा देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के बारे में जरा सोचो, कौन सा ऐसा सेक्टर है हमारे आसपास जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है? हर जगह पर है, और कोविड के टाइम पर तो हमने बहुत ही ज्यादा देखी है ना। अब चाहे हमारे घर के इक्विपमेंट्स हो, राइट, चाहे हमारी कार हो, हर जगह हर चीज से कनेक्टेड है हम, हर जगह हर चीज से। इनफैक्ट अगर आप कहीं एक जगह रह रहे हो, आपका घर कहीं दूसरी जगह भी है, तो भी कनेक्टेड थ्रू CCTV। ठीक है, वाईफाई से आप सारा कुछ देख पा रहे हो कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, हर चीज से कनेक्टेड हो। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं भी नहीं बचा है, हर जगह पर आ चुका है। ठीक है, तो आने वाले फ्यूचर में ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण बनेगा। तो ऑब्वियस है कि अगर हम अभी से अपनी एक्सपर्टीज बना लें इसके अंदर, तो हमें फ्यूचर में फायदा होगा। सो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्री इन दिस। ठीक है, ये याद रहेगा, राइट। बस ये याद रखना है कि इंडिया जो है वो इसका पार्ट है। ठीक है, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग से, और ये देखो बनी भी रिसेंटली, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। G7 की समिट हुई थी, और G7 की समिट में 2 कंट्रीज थी जिसने इसे कहा था कि ये होनी चाहिए, इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और ये याद रखना, ये जो 2 कंट्रीज हैं, दीज आर कनाडा एंड फ्रांस। कनाडा एंड फ्रांस। ठीक है, कनाडा और फ्रांस ने G7 की मीटिंग में ये प्रपोज किया था कि ये GPAI जो है ये ऐसी होनी चाहिए। तो ये भी याद रखना किसने प्रपोज किया था। ठीक है, सो दे आर बोर्न आउट ऑफ कैनेडियन एंड फ्रेंच G7 प्रेसिडेंसीज। ठीक है, तो उन्होंने ज्यादातर प्रपोज किया था इसके बारे में, एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, और इसके फायदे क्या है वो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ये जो इस तरफ की न्यूज है, इन पे मैं बाद में आऊंगी, पहले हम इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, वी आर कवरिंग द पेज इस तरफ से, फिर इधर जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज इज ओनली 8 इंडियन इंस्टीट्यूट इन QS रैंकिंग। हमें पता है ये न्यूज हमारी आती रहती है मैगजीन में, QS रैंकिंग में एवरी ईयर आती है। ठीक है, तो जो QS रैंकिंग है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की, उसमें जो सबसे ऊपर टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट जो कहा गया है दैट इज MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर भारत से बात करें तो 500 की लिस्ट में जो है वो ओनली 8 इंडियन इंस्टीट्यूट्स आर देयर। 8 इंडियन इंस्टीट्यूट्स मैनेज टू फीचर इन द टॉप 500 ओनली। ठीक है, यही है। और उनमें से भी सबसे ऊपर कौन सा है? IIT बॉम्बे। उसके बाद जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, और थर्ड नंबर पर जो है वो IIT दिल्ली। तो ये 3 है, सबसे ऊपर IIT बॉम्बे, देन IISc बेंगलुरु, और फिर उसके बाद IIT दिल्ली। ठीक है, और टॉप पे कौन है अदरवाइज ग्लोबली? MIT। डन। सो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो ये पेज हमने यहां तक फिनिश कर लिया, अब हम इस तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इधर न्यूज है। नेक्स्ट, IIT मद्रास इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट।
अब इंडियन रैंकिंग देख लो जो इंडिया के अंदर से हुई है, ठीक है। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर एचआर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक ने जो रिपोर्ट रिलीज की है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया उन्होंने। उसके अकॉर्डिंग जो है वो टॉप पे जो इंस्टीट्यूट है हमारा, दैट इज, इन्होंने कहा कि ओवरऑल बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है दैट इज आईआईटी मद्रास, ठीक है, ये ओवरऑल बेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ ये पूरी न्यूज है, आईआईटी मद्रास, ठीक है। और उसके बाद ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। देन बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आईआईएम अहमदाबाद। बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी मद्रास हो गया। मेडिकल एम्स दिल्ली। डेंटल मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली। और बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस, ठीक है, फॉर गर्ल्स है ये भी दिल्ली में है। तो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स जो इन्होंने कहा है कि वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग। रैंकिंग किसने दी? एचआरडी ने। मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और रिपोर्ट का नाम क्या था? एनआईआरएफ। और एनआईआरएफ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। डन। तो ये कुछ ज्यादा कुछ पढ़ने वाला था नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। डन, वी आर डन विद द न्यूज, ठीक है। सो दीज वर द न्यूज जो कि नेशनल न्यूज थी फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, ठीक है। सो नाउ अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट सेक्शन पिक करेंगे इसी मैगजीन का, राइट। थैंक यू सो मच। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और स्लो करवा रही हूँ, फास्ट करवा रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल दे रही हूँ, कम डिटेल दे रही हूँ, वट एवर यू वॉन्ट, कोई भी सजेशन है सो प्लीज राइट इट, ठीक है। ऑलराइट, सी यू अगेन।